हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों। ट्रंप ने आज फिर से वो दावा ठोक दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक फोन कॉल से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी और उधर अब 12 साल के बच्चे भी ईरान की बंकरों में मिसाइलें लोड कर रहे हैं। आज की ये खास और बड़ी रिपोर्ट किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ चंडीगढ़ के पेट्रोल पंपों पर अब तेल के साथ शराब की बोतलें मिलेंगी, दूसरी तरफ अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस खंडर बन चुके हैं और उनके सबसे बड़े जंगी जहाज घायल होकर समंदर में छिप रहे हैं। और बीच में भारत की राजनीति, जहां फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों का बजट इसरो के बजट से 60 गुना ज्यादा है। दोस्तों, ईरान का वो 81वां हमला जिसने एक साथ 70 ठिकानों को राख कर दिया है और ट्रंप का वो $6 ट्रिलियन वाला दावा जिसकी गणित सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। आज की 38 यानी 38 बड़ी खबरों को लेकर कम से कम टाइम में आपके सामने आ गया हूं। बस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। पहले कुछ बड़ी खबरें इंडिया के अंदर की बताएंगे, फिर दुनिया की खबरों पर चलेंगे। तो चलिए पर्दे के पीछे का वो सच देखते हैं जो न्यूज चैनल्स आपको कभी नहीं बताएंगे। शुरुआत करते हैं अपने देश से। यूपी में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पहले तो बच्चों की छुट्टी करा दी गई, जैसे स्कूल नहीं कोई मोहल्ले का जलसा हो रहा हो। सोशल मीडिया पर जब क्लास लगी बवाल करना तो प्रशासन ने यू टर्न लिया और कहा नहीं भाई स्कूल तो खुलेंगे। राजनीति अपनी जगह है साहब, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को अलग ही रखिए, कम से कम इनको तो बख्श दीजिए। वैसे स्कूल की बात निकली है तो ये आंकड़ा भी सुन लीजिए। भारत में रेवड़ी यानी फ्रीबीज पर लगभग 9 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं, जबकि शिक्षा को मिलते हैं सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए। मतलब जनता को मुफ्त की चीजें चाहिए या भविष्य। इसरो का बजट तो बेचारा कोने में बैठकर सोच रहा होगा कि शायद मुझे भी कोई फ्री का टैग मिल जाए। अब शिक्षा से हटकर जरा नशे की बात करते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने तो कमाल ही कर दिया। अब आपको शराब के लिए ठेके पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंप जाइए, पेट्रोल भरवाइए और साथ में पेट भरने का इंतजाम भी कर लीजिए। शराब की बोतल वहीं मिलेगी आपको। शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बोतलें मिलेंगी। रेवेन्यू बढ़ाने का यह तरीका सच में नशीला है। पैसे की बात हो रही है तो बीजेपी को कैसे भूल सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में बीजेपी को बाकी सभी नेशनल पार्टियों को मिलाकर भी 10 गुना ज्यादा चंदा मिला है, 6074 करोड़ रुपए। भाई साहब, इतना पैसा तो शायद कई छोटे देशों की जीडीपी भी नहीं होगी। लगता है लोकतंत्र में चंदे की बारिश सिर्फ एक ही छत पर हो रही है। समाज में शांति की बात करें तो हालिया ईद की सादगी ने कई सवाल खड़े किए हैं। ना डीजे, ना शोर, ना कोई हुड़दंग, लेकिन अक्सर हमारे बाकी त्योहारों पर कानून की धज्जियां उड़ती दिखती है। क्या हम बिना दूसरों को परेशान किए अपनी खुशियां नहीं मना सकते? संस्कृति हुड़दंग में नहीं, मर्यादा में होती है। मर्यादा की बात छोड़िए, यहाँ तो वर्दी को ही चुनौती दी जा रही है। मथुरा में कथित गोरक्षक दक्ष चौधरी और पुलिस के बीच भिड़ंत का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद को असली सनातनी बताने की होड़ में लोग पुलिस को ही फर्जी हिंदू कह रहे हैं। आप असली हो, ये असली है भाई। मेरे जैसा नहीं मिला होगा अब तक, ठीक है। पुलिस का जवाब भी करारा था, भैया हम असली सनातनी हैं, तुम्हारे तरह दिखावा नहीं करते। कानून को धर्म का चश्मा पहनाना बंद होना चाहिए। सावधान रहिए, आपके बगल से गुजरने वाला ई रिक्शा जासूसी का अड्डा भी हो सकता है। गाजियाबाद की मीरा प्रजापति जो दिन भर ई रिक्शा चलाती है, असल में वे संवेदनशील इलाकों की फोटो खींचकर संदिग्धों को भेज रही थी। मुंबई पुलिस के साथ फोटो खिंचवाने वाली ये महिला अब सलाखों के पीछे है। जासूसी के इस देसी तरीके ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। क्राइम की एक ऐसी खबर जो रूह कपा देगी दोस्तों। आगरा में 8 साल की प्रज्ञा की हत्या कर उसकी लाश को आटे के कनस्तर में पैक कर दिया गया। शक किराएदार सुनील पर है जो फरार है। सिर्फ ये कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है, इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। कैसे हालत में मिली? उसके टुकड़े मिले थे, आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। मिली है किराएदार के में, उसका नाम वो है, सुनील है उसका नाम। समाज में एक कैसी दरिंदगी है कि एक मासूम भी सुरक्षित नहीं है और हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं। हम कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन जयपुर की सड़कों पर जो हुआ वो शर्मनाक था। एक विदेशी टूरिस्ट को भीड़ ने घेर लिया, रिकॉर्डिंग की और परेशान किया। अगर हम अपने मेहमानों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो पर्यटन की बड़ी बड़ी बातें करना बेकार है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नाम खराब होता है। और आखिर में अगर आप वंदे भारत में सफर कर रहे हैं तो जरा संभल कर खाइएगा। अमूल दही के साथ लाइव कीड़े मुफ्त मिल रहे हैं। लोग अभी वंदे भारत में हैं जो कि पटना से चल के टाटा नगर तक जाती है। ये इन्होंने रात का भी डिनर सर्व किया था अपने को। और ये दही में ये आप देख रहे हो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे। देखो आप देखो, इस थाली में भी लोगों ने खाया है
इसमें भी कीड़ा चल रहा है। IRCTC पर जुर्माना तो लग गया, लेकिन क्या हाई स्पीड ट्रेन में हाई क्वालिटी खाना कभी मिल पाएगा? दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे चर्चा प्रिय राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने एक बार फिर सीना ठोक कर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली जंग को सिर्फ एक फोन कॉल से रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी और शहबाज शरीफ को सीधा बोल दिया, अगर लड़े तो दोनों पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। He stopped one that was starting, it was already started, India and Pakistan, and the Prime Minister of Pakistan, a very fine gentleman, said President Trump solved something going to cost 10 million lives. ट्रंप का कहना है कि जब पैसों की बात आई तो दोनों शांत हो गए। खैर, पाकिस्तान के पीएम ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप ने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। अब ये ट्रंप कार्ड है या सिर्फ चुनावी जुमला, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, ट्रंप सिर्फ जुमलों तक सीमित नहीं है, वो अब सीधा आपकी जेब में पहुंचने वाले हैं। अमेरिका के 165 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पद पर बैठे राष्ट्रपति के सिग्नेचर डॉलर की करेंसी पर छपेंगे। अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। मतलब अब डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं, ट्रंप का ऑटोग्राफ बन गया है। रईसी हो तो ऐसी, लेकिन ट्रंप का ये स्वैग सबको पसंद नहीं आ रहा है। नाटो कंट्रीज ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। अब ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर नाटो देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया तो वह इसे कभी नहीं भूलेंगे। Because this was a test for NATO. Help us, you don't have to, but if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. Just remember this in a number of months from now. Remember my statements. उनकी सीधी धमकी है, याद रखना कुछ महीने बाद मेरा हिसाब होगा। मतलब साफ है, या तो अमेरिका के साथ रहो या फिर अकेले अपनी लड़ाई लड़ो। डिप्लोमेसी अब धमकियों पर उतर आई है। दोस्तों, उधर ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने सबको चौंका दिया है। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों पर मिसाइलें दाग दी। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ईरान सीधा खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। यह ईरान का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया और अमेरिका की कैलकुलेशन बिगाड़ दी। ये बात खुद ट्रंप ने कही है। Start shooting at Qatar, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman. They start shooting at them, and everybody was shocked, including us. यहाँ एक और दिलचस्प ट्विस्ट है। ट्रंप का दावा है कि कतर, यूएई और सऊदी अरब ने उन्हें जंग के लिए $6 ट्रिलियन दिए हैं। I was in Saudi Arabia, came back with $2 trillion for our country. I came back with $2 trillion from Saudi, $2 trillion from Qatar, $2 trillion from UAE, all they're great. लेकिन मजे की बात ये देखिए, इन तीनों देशों की कुल जीडीपी मिलाकर भी $3 ट्रिलियन है। अब या तो ट्रंप की गणित कमजोर है या फिर वो किसी ऐसी गुप्त तिजोरी की बात कर रहे हैं जिसका दुनिया को पता नहीं है। ट्रंप और ट्रिलियन का रिश्ता बहुत पुराना भी है दोस्तों। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी फ्री में व्यापार के लिए खुला था, उसे अब खुला रखने के लिए ट्रंप रोजाना $2 अरब फूंक रहे हैं। यह इलाका तेल की सप्लाई के लिए दुनिया की राख है और ईरान ने यहां ऐसी नाकाबंदी की है कि अमेरिका को अपनी साख बचाने के लिए अरबों की कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर बातचीत फेल हुई तो क्या होगा? पेंटागन ने अंतिम प्रहार यानी फाइनल स्ट्राइक का प्लान तैयार किया है। अमेरिका ईरान पर भीषण बमबारी के साथ साथ अपनी जमीनी सेना उतारने की तैयारी में है। ट्रंप चाहते हैं कि कोई ऐसी बड़ी जीत मिले जिसे वो दुनिया को दिखा सके कि मैं कितना बड़ा हूं। लेकिन क्या ये जीत इतनी आसान होगी? ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीन पर कदम रखा तो ये जंग बहुत ज्यादा खतरनाक और महंगी साबित होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपनी मिट्टी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यह सीधा चैलेंज है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी सुपर पावर को। चेतावनी सिर्फ शब्दों में नहीं है दोस्तों। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख ईरानी लड़ाके अमेरिका से सीधा लड़ने की भिड़ंत की तैयारी कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन का फैसला किया तो यह इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष बन सकता है। यहां संख्या बल और जुनून का मुकाबला आधुनिक हथियारों से होने वाला है। मिडिल ईस्ट में लगी इस आग का असर भारत पर भी पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने कहा फिक्र नॉट। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक भारत के पास 60 दिनों का फ्यूल स्टॉक है और तेल की कोई कमी नहीं होगी। जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सिर्फ पैनिक फैलाने की कोशिश है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जंग कितनी बेरहम हो सकती है इसका अंदाजा ईरान के इस नए फरमान से लगा लीजिए। IRGC यानी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया है कि अब 12 साल के बच्चे भी जंग में मदद के लिए भर्ती हो सकते हैं। फॉर ईरान नाम की इस मुहिम के तहत इन बच्चों को गश्त और चेक पॉइंट जैसे कामों में लगाया जाएगा। दुनिया भर की संस्थाएं इसकी
की आलोचना कर रही है, लेकिन ईरान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन तेहरान का कहना है कि बच्चे खुद देश के लिए लड़ना चाहते हैं। अब कलम की जगह बच्चों के हाथों में बंदूक की ट्रेनिंग दी जाने लगी है। ईरान अकेला नहीं है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाथ बढ़ा लिया है। खबर है कि रूस ने ईरान को गेरान 2 और शाहिद 136 जैसे खतरनाक आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप भेज दी है। इसके साथ ही खाना और दवाइयां भी भेजी गई हैं। मतलब साफ है, पुतिन ने इस जंग में अपनी एंट्री कंफर्म कर दी है। ये ड्रोन वही हैं जिन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाई थी और अब ये अमेरिका इजराइल के खिलाफ उड़ाने भरेंगे। उधर इजराइल के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। एक लीक हुई रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने चेतावनी दी है कि उनकी सेना यानी आईडीएफ टूटने की कगार पर है। जमीर ने मंत्रियों से कहा है कि सैनिक अब और नहीं टिक पाएंगे और जल्द ही आईडीएफ सामान्य सुरक्षा के लिए भी लायक नहीं रहेगा। जब अंदरूनी मोर्चे पर ही सेना कमजोर पड़ने लगे तो बाहर की जंग जीतना नामुमकिन सा लगने लगता है। दोस्तों, बॉर्डर पर धमाके रुक नहीं रहे। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में उत्तरी इजराइल पर 100 रॉकेट दाग दिए हैं, लेकिन इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान के टॉप कमांडर अली रजा तंगसीरी को मार गिराया है। एक तरफ रॉकेट की बारिश है तो दूसरी तरफ टॉप लीडरशिप को चुन चुनकर खत्म करने का इजरायली मिशन। यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की भूख सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं है। दोस्तों, रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने ऐलान कर दिया है कि वो दक्षिणी लेबनान की लिटानी नदी तक कब्जा करेंगे। फिलहाल इजराइल लेबनान के 30 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले लेबनान की सरहदों को रौंद रहे हैं। ये कब्जा जंग को और भी लंबा खींचने वाला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक और डरावनी बात कही है। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग के नतीजे कोविड-19 महामारी जितने ही गंभीर और घातक हो सकते हैं। जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ऐसी बात कहे तो समझ लीजिए कि हम एक बहुत बड़ी तबाही की दहलीज पर खड़े हैं। इस आग की चपेट में निर्दोष लोग भी आ रहे हैं। अबू धाबी में एक इंटरसेप्टर मिसाइल का मलबा गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। यूएई अब सीधा ईरान के निशाने पर है। यह खबर उन लाखों भारतीयों के लिए चिंताजनक है जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। ग्लोबल जंग के बीच भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर में खबर मिली है कि आतंकी कॉन्वे पर आईईडी हमले और एम्बुश की साजिश रच रहे हैं। सेना और पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सीमा पार की हलचल हमेशा हमारे यहाँ भी खतरे की घंटी बजाती है। इतनी टेंशन के बीच मेरठ से एक हल्की फुल्की खबर भी है। एसएसपी अविनाश पांडे अपने 498 दरोगाओं के साथ धुरंधर 2 देखने पहुंच गए हैं। पूरे 2 हॉल बुक किए गए हैं। अब क्या पुलिस को इस तरह फिल्मों को प्रमोट करना सही है, ये आप पर छोड़ देते हैं, कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, समंदर की लहरों पर एक रहस्यमयी खेल चल रहा है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलें दागी। ठीक उसी दिन अमेरिका ने माना कि उनके एक नाविक को उसी जहाज पर चोट लगी है, लेकिन उन्होंने इसे जंग से जोड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक रूटीन एक्सीडेंट था, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है? 1988 की यादें ताज़ा हो गई हैं जब ईरान माइन ने एक अमेरिकी युद्धपोत को लगभग तबाह कर दिया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है या सिर्फ शुरुआत है? न्यूयॉर्क टाइम की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस अब रहने लायक नहीं बचे हैं। ईरान के सटीक हमलों ने कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी इलाकों को खंडर बना दिया है। हालत यह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के जवान अब होटलों और ऑफिस स्पेस में अपनी जंग चला रहे हैं। इसे कहते हैं रिमोट वॉरफेयर, जहां बेस खत्म हो गए लेकिन हौसले अब भी टिके हैं। जो विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एंड अब्राहम लिंकन अरब सागर में रंगबाजी दिखाने आए थे, अब उनकी विदाई हो रही है। खबर है कि ये दोनों जहाज घायल होकर वापस बुला लिए गए हैं। फोर्ड में तो लॉन्ड्री एरिया में आग लगने की भी खबर आई है, जिसे अमेरिका ने गैर लड़ाकू घटना बताई, लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों डॉलरों के ये जहाज अब मरम्मत के लिए सुरक्षित बंदरगाह ढूंढ रहे हैं। ईरान की मिसाइलें भारी पड़ रही है या इन जहाजों की उम्र, ये बहस का विषय है। नुकसान सिर्फ समंदर में नहीं है, आसमान में भी हुआ है। पिछले 21 दिनों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपने 24 से ज्यादा विमान और रडार सिस्टम खो दिए हैं। इसमें अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर और थर्ड रडार जैसे महंगे सिस्टम शामिल है। ईरान का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने पश्चिमी ताकत की अजय होने की साख को धूल में चटा दिया है। यह आंकड़ा किसी भी आधुनिक युद्ध के लिए बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन अमेरिका ने भी चुपचाप हार नहीं मानी है।
पेंटागन ने अपने सबसे खतरनाक GBU-72 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। 5000 पाउंड का यह दैत्य कंक्रीट और पहाड़ों को चीरकर ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज को तबाह करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यह अमेरिका का वो अंतरिम प्रहार है जिसके जरिए वो ईरान की कमर तोड़ना चाहता है। जंग के 27वें दिन ईरान ने वो किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत वेव 81 लॉन्च की गई। एक साथ 70 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश हुई। इजराइल के बेत शेमेश शहर में तो तबाही का मंजर है, जहां से धुएं के काले गुबार उठते देखे गए हैं। हाइफा, डिमोना और तेल अवीव तक ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला माना जा रहा है। दोस्तों, आज की इन 38 खबरों की पड़ताल में हमने देखा कि दुनिया किस बारूद पर ढेर पर बैठी है। चंडीगढ़ के ठेकों से लेकर तेहरान के बंकरों तक और ट्रंप की धमकियों से लेकर 12 साल के मासूम ईरानी लड़ाकों तक ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये बदलते हुए विश्व इतिहास के वो पन्ने हैं जो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। क्या ये वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक है या फिर ये सब एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप वाकई ये जंग रुकवा पाएंगे या फिर ये आग अभी और भड़केगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।